हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो कल हमने सीखा था, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रेरण विधि के द्वारा किसी भी अनावेशित वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो हम समझ गए होंगे। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में, कि आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या क्या होते हैं और आवेश की विमा क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। आवेश क्या होता है? देखो, यदि किसी चालक पदार्थ में आई एम्पियर की धारा टी सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो चालक पदार्थ का वैद्युत आवेश क्या होता है। मतलब कि पहले समझो कि चालक पदार्थ क्या होता है। चालक पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, यानी जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसा पदार्थ चालक पदार्थ कहलाता है। जैसे वह लोहे का बना हुआ हो सकता है, एल्यूमिनियम का बना हुआ हो सकता है, कॉपर का बना हुआ हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी चालक पदार्थ है, ठीक, और उस चालक पदार्थ में आई एम्पियर की धारा, आई होता है धारा का संकेत, एम्पियर होता है धारा का मात्रक। ध्यान रखना है, आई धारा का संकेत होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी चालक पदार्थ है, उसमें आई एम्पियर की धारा टी सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि इतने एम्पियर की धारा इतने सेकंड तक प्रवाहित की जाती है? आपने देखा होगा, तो हम कहते नहीं हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हमें समय तो लगता ही है कि हम इतने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। उसी तरह धारा भी होती है कि धारा जब बहती है या चलती है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाती ही होगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ ना कुछ समय की ज़रूरत तो होती ही है। तो बोला जाता है कि किसी भी जो है चालक पदार्थ में आई एम्पियर की धारा धारा बह रही है और जो है कुछ समय भी लग रहा होगा, तो 30 सेकंड में प्रवाहित की जाती है। तो देखते हैं कि उस चालक पदार्थ का वैद्युत आवेश क्या होता है। आवेश यानी कि क्यू क्या होता है। तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है, हमें याद करना पड़ेगा, आवेश क्यू बराबर आई गुणा टी। आवेश क्यू बराबर आई गुणा टी। आई का मतलब होता है धारा जो हमने प्रवाहित की है, टी का मतलब होता है समय कि इतने सेकंड तक की है, और क्यू क्या होता है? क्यू उस चालक पदार्थ का आवेश होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि आवेश का देखो क्या होता है सूत्र, क्यू बराबर आई गुणा टी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। क्या पढ़ते हैं? आवेश का मात्रक क्या होता है। तो हमें देखना है कि आवेश के मात्रक कई पद्धतियों में अलग अलग होते हैं। जैसे एसआई पद्धति में अलग होता है, सीजीएस पद्धति में अलग होता है। हो सकता है कि आपको एसआई पद्धति पता ना हो, सीजीएस पद्धति पता ना हो। सारी की सारी ये पद्धति 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे। यदि आपको पता नहीं भी हैं तो हमें बताएं, हम एक जो है लेक्चर में उन्हें अच्छी तरह डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होता है? एम्पियर गुणा सेकेंड। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारा सूत्र है आवेश क्यू बराबर आई गुणा टी। तो आई से क्या है? देखो, एम्पियर, यानी कि हमारी जो आई धारा होती है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। बीच में गुणा लगा है तो यहाँ पर भी गुणा लगा है। फिर क्या है? देखो, टी। टी मीन्स क्या होता है? समय, और समय का मात्रक क्या होता है? देखो, सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो हमारा मात्रक बना एम्पियर गुणा सेकंड। ठीक है, और हमें एक बात और याद रखनी है कि एसआई पद्धति में ध्यान देंगे, एसआई पद्धति में हमारा आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है। क्या होता है? कूलाम।
जिसे हम सी से डिनोट करेंगे आगे चल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि दूसरी पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो हमें याद रखने पड़ेंगे ये मात्रक मात्रक जो होते हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। ये सारे मात्रक आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट होते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ध्यान रखना है, स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, एक बात और पूछी जाती है परीक्षा में कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि एक कूलाम में 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं। कितने होते हैं? 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा मात्रक क्या है आवेश का? तीसरा मात्रक हमारा आवेश का है विद्युत चुंबकीय मात्रक। याद रखेंगे कौन सा है? विद्युत चुंबकीय मात्रक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EMU भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? EMU। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय मात्रक तो हिंदी में होता है और हिंदी की इंग्लिश होती है EMU। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि एक मात्रक हमारा विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। अब पेपर में पूछा जाता है कि एक कूलाम में कितने EMU होते हैं। मीन्स एक कूलाम में कितने विद्युत चुंबकीय मात्रक होते हैं। तो याद रखना है कि एक कूलाम में 1/10 EMU यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक होते हैं। ठीक, इतनी बात हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला हमारा मात्रक कौन सा होता है? चौथा वाला हमारा मात्रक होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। ठीक है, हमें याद रखना है। और पेपर में एक बात और पूछी जाती है कि एक फैरड में कितने कूलाम होते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एक फैरड में 96,500 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। और एक बात हमें और याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। क्या पूछा जाता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो हमें याद रखना है कि फैरड सभी मात्रकों में आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। कैसा होता है? सभी मात्रकों में फैरड आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पेपर में पूछा जाएगा, बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, तो हमें बताना है कि फैरड होता है। कौन सा होता है? फैरड। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। ठीक, अब एक बात हमें आवेश में और याद रखनी है कि आवेश की विमा क्या होती है। आवेश की विमा क्या होती है? विमा के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि आवेश की विमा क्या होती है। देखो कैसे निकालेंगे, हमारा सूत्र क्या है? देखो Q बराबर I गुणा T। हमारा सूत्र है Q बराबर I गुणा T। तो कैसे निकलेगा? देखो I की विमा क्या होती है? देखो A। क्या होती है? A, यानी कि धारा की जो विमा होती है वो A होती है, हमें याद रखना है। ठीक, और फिर क्या है? इनटू है तो इनटू लगा हुआ है बीच में, लगा दो तो ठीक है, ना लगा दो तो ठीक है। और फिर क्या है? देखो टी, फिर क्या है? टी। और टी क्या होता है? समय। समय की विमा क्या होती है? कैपिटल टी। क्या होती है? कैपिटल टी। तो कितना बन जाएगा? देखो हमारा आई की होती है ए और टी की हमारी होती है कैपिटल टी। तो हमारी जो है आवेश की विमा बन जाएगी 80। कितनी बन जाएगी? 80। हम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा आता है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, या सिद्धांत कहते हैं। अब पूरी बात समझते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। देखो उसमें लिखा हुआ है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखेंगे जैसे ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा इसीलिए कहा गया है कि जैसे कोई भी हमारी अनावेशित वस्तु है, ध्यान से बस सुनना है इसको, कोई भी हमारे पास क्या है, देखो अनावेशित वस्तु रखी हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अनावेशित वस्तु रखी रखी अपने आप आवेशित हो जाए। कोई भी अनावेशित वस्तु रखी रखी अपने आप आवेशित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक, आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, परंतु एक बात और लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ऐसा देखो क्यों कहा गया है, ऐसा इसीलिए कहा गया है कि हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वस्तु आवेशित हो जाती है। कैसे होती है, अगर हमें किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित करना है, ध्यान से सुनेंगे, यदि हमें किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। कैसे, या तो हम उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉनों का दान कर दें, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक वस्तु है, ठीक, मान लेते हैं कि इसका नाम जो है वो ए है, यदि, और मान लेते हैं कि ए हमारी वस्तु कैसी है, देखो अनावेशित है। कैसी है, अनावेशित, मीन्स इस पर जो है कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। अब हमें इसे आवेशित करना है तो क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, या तो हमें इस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का दान करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है, या तो हमें इस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का दान करना पड़ेगा। हमें पता है कि जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का दान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है, देखो धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धनावेश। जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उतना ही धनावेश आ जाता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनावेश आ जाएगा। ठीक, यदि वस्तु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनावेश आ जाएगा, या तो हमारी वस्तु कैसी हो जाएगी, देखो धनावेशित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वस्तु आवेशित हो गई है। ठीक है, अब एक तरीका और है, या तो हम इलेक्ट्रॉनों का दान कर दें, या हम उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर दें। क्या कर दें, उस वस्तु में हम इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर दें, तो भी हमारी जो है वस्तु आवेशित हो जाएगी। कैसे, यदि हम इलेक्ट्रॉनों को उस वस्तु में ग्रहण कर देंगे तो उस वस्तु में ऋणावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋणावेश। अब कितना आएगा, जैसे हमने वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाए हैं तो वस्तु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ऋणावेश आ जाएगा। ये बात बहुत गौर से सुनेंगे, आगे जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, इसमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना है। हम बोल रहे हैं कि जब किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनावेश आ जाता है। यदि हम किसी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा देते हैं तो उस वस्तु में उतने ही इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ऋणावेश आ जाता है। क्या जाता है, उतने ही, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए हैं तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों के धनावेश के बराबर जो है धनावेश आ जाएगा। ठीक है, यदि हमने जो है वस्तु से मान के चलो कि 3 इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रहण करवा दिए हैं तो उस वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ऋणावेश आ जाएगा। ठीक, तो हमें बात क्या सीखी कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, परंतु जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, दान होता है या ग्रहण होते हैं तो उसमें आवेश आ जाता है। इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होती है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।